बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक्स को। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो एक्चुअली इसे RISB से एब्रीवेट किया जाता है, जो कि एब्रीवेशन है रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक की। ये एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है और इसे जूलियन रॉटर ने 1950 में डेवलप किया था। ऑब्जेक्टिव जिनके लिए ये बनाया गया, इसको स्क्रीनिंग और एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए बनाया गया था और इससे जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होती है, जिसके बाद हम ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हैं। ज़्यादातर ये एडजस्टमेंट और रिलेशनशिप और इस तरह के मैल एडजस्टमेंट्स के टॉपिक को केटर कर रहा होता है। इसकी डिस्क्रिप्शन में हम वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें इसकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसे कंडक्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत ही ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सब्जेक्ट को इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले। इसके हमारे पास 3 वर्जन अवेलेबल हैं। एक इसका स्कूल फॉर्म है, कॉलेज फॉर्म है और एक एडल्ट फॉर्म है। जैसा कि इनके नामों से ही जाहिर है कि ये डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए है। तमाम तरह के फॉर्म्स में 40 आइटम्स हैं जो एक्चुअली इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। तकरीबन 20 मिनट लगते हैं इसे सॉल्व करने के लिए और इसमें जो एम्फेसिस किया जाता है वो सिर्फ यही है कि आपने किसी भी सेंटेंस को मिसिंग नहीं छोड़ना और जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो जो भी आप उससे रिलेटेड पहली थॉट आपके जहन में आएगी उसके अकॉर्डिंग आप उसे फिलअप कर सकते हैं। अगर हम इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो हमारे पास इसकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी रिपोर्टेड है और आप देख सकते हैं कि ये खासी बेहतर रिलायबिलिटीज़ हैं जो कि हम हाई रिलायबिलिटी समझते हैं, यानी इसको एक रिलायबल टेस्ट कहा जा सकता है। इसकी वैलिडिटी भी इस्टेब्लिश की गई है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो टेक्निक यूज़ की गई है, स्कोरिंग जो थी वो ब्लाइंडली की गई थी ताकि किसी भी तरह जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनका कोई इन्फ्लुएंस या उनके बारे में कोई बाइसेस थी या जो एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनी है वो इन्फ्लुएंस ना कर सके टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी को। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम इसकी डिस्कस करें तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से की जा सकती है कि इसको किसी एक पर्सन पे भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है और इसे ग्रुप पे भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। जो एग्जामिनी है या जो टेस्ट टेकर है उसे ये हदायत दी जाती हैं कि आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और अपनी फीलिंग्स उसमें रिफ्लेक्ट करनी है और कोशिश ये करनी है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो मिस ना हो। इसके अलावा कोई मज़ीद हिदायत देने की ज़रूरत नहीं है, जाके अगर पार्टिसिपेंट ख़ुद कुछ ना पूछे। अदर देन दिस इज़ वेरी सिंपल काइंड ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कोरिंग अगर हम इस स्कोरिंग की बात करें तो इसकी स्कोरिंग क्योंकि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के स्कोरिंग थोड़ी ट्रिकी होती है। इसकी डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने किन रिस्पॉन्सेस को किस तरह से इंटरप्रेट करना होता है। एक मेरी सिर्फ वीडियो जो है वो स्कोरिंग के ऊपर है जो आप इसी पे फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी एक सादा सी इंटरप्रिटेशन है वो आप ये समझ सकते हैं कि ये तमाम जो सेंटेंस है यानी क्वालिटेटिव जो मटेरियल है इसको हम क्वांटिफिकेशन में चेंज करते हैं और इस क्वांटिफिकेशन के बाद हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं और जनरली इन आइटम्स को जो हम नंबर्स देते हैं, जो वेटेज देते हैं वो 0 से 6 होती है। एडवांटेजेस RISB के बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात कि इसमें फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स है। जो टेस्ट टेकर है या एग्जामिनी है वो फ्रीडम के साथ अपना एक रिस्पॉन्स देता है। इसमें एक और अच्छी बात ये है कि जो टेस्ट है वो बहुत डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, यानी टेस्ट लेने वाला ये नहीं समझ सकता, यानी जो टेस्ट दे रहा है उसको नहीं पता लगेगा कि उसकी किस जवाब का ताल्लुक़ उसके किस एरिया से है। तो इस तरह से फेकिंग या अपनी तरफ से मैनिपुलेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इंडिविजुअली भी इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ग्रुप में भी किया जा सकता है, जो डेफिनेटली इसकी एक वर्थ को इंक्रीज़ करता है। इसके लिए कोई ख़ास किस्म की ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है।
अलबत्ता जब हम इसकी टेक्निकली इंटरप्रिटेशन करते हैं और फर्दर जब इसको फिर क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ एक्सपर्टीज़ बहरहाल रिक्वायर होती है। इसको क्लिनिकल इंटरव्यू का भी पार्ट बनाया जा सकता है और इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है जिससे कि बहुत अच्छे अंदाज में हम रिज़ल्ट्स को अखज़ कर सकते हैं। जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम ये चाहें कि इसको हम कंप्यूटर असिस्टेड एक वर्जन इसका बना लें तो ये ख़ासा एक चैलेंजिंग काम है क्योंकि इसमें बहुत सारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन के लिए। इसी वजह से मशीन सपोर्टेड स्कोरिंग इसकी ज़्यादा बेहतर या कह लें कि उतनी स्विफ्ट अवेलेबल नहीं है। इसके साथ हमारे पास इसमें जो एक और बैरियर है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं या मेंटली जो स्टेबल ना हो या ऐसे सब्जेक्ट जो कोऑपरेट ना करना चाहते हों उन पे आप इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। इसके साथ रिस्पॉन्स स्टाइल भी किसी हद तक एक रोल रखता है। रिस्पॉन्स स्टाइल से मुराद है कि जो टेस्ट देने वाला है वो किस तरह की एक टेंडेंसी रखता है, किस अंदाज में रिस्पॉन्स देना चाहता है, और अगर वो एक ख़ास रिस्पॉन्स स्टाइल रख ले तो उससे भी इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है। इसको बहुत कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते और इसके लिए आपका पढ़ा लिखा क्लाइंट ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे अंदाज में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर आपको इसके बारे में कोई भी फर्दर क्यूरी हो, कहीं पे भी एम्बिग्विटी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं और इस बेसिस पे मैं आपसे रब्ता कर लूँगी। बहुत शुक्रिया आपका।